सोचिए, अगर तीसरा विश्व युद्ध छिड़ गया तो? ये सवाल सुनने में जितना डरावना लगता है, इस पर बात करना उतना ही जरूरी है। तो आज हम इसी भयानक संभावना की तह तक जाएंगे। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये एक कड़वी सच्चाई का अंदेशा है। और सच कहूं तो इस एक लाइन में ही तीसरे विश्व युद्ध की पूरी डरावनी तस्वीर छुपी हुई है। चलिए देखते हैं कि आज हम किन किन पहलुओं पर बात करेंगे। पहले तो इसे अंतिम युद्ध क्यों कहा जा रहा है, फिर देखेंगे कि दुनिया में वो कौन से हॉटस्पॉट्स हैं जहां तनाव सबसे ज्यादा है। बात करेंगे उन खतरनाक हथियारों की जो इस जंग को प्रलय में बदल सकते हैं। और हाँ, भारत की क्या भूमिका होगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और आखिर में जरा सोचेंगे कि अगर ऐसा हुआ तो इस जंग के बाद की दुनिया दिखेगी कैसी। तो शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। ये समझना बहुत जरूरी है कि तीसरा विश्व युद्ध पहले हुए वर्ल्ड वॉर्स जैसा बिल्कुल नहीं होगा। ये कोई ट्रेडिशनल जंग नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व पर ही एक संकट होगा। हाँ, मतलब इस बार लड़ाई जमीन के टुकड़ों या किसी आइडियोलॉजी के लिए नहीं होगी। इस बार दांव पर पूरी की पूरी इंसानियत, हमारी पूरी सिविलाइजेशन लगी होगी। बस एक गलती और सब कुछ खत्म। तो सवाल ये उठता है कि इस तबाही की चिंगारी भड़क कहाँ से सकती है। चलिए दुनिया के उन बड़े प्लेयर्स और टेंशन वाले पॉइंट्स पर एक नज़र डालते हैं जो हमें इस मुहाने पर ले आए हैं। आज की दुनिया में टेंशन के जो सबसे बड़े सेंटर्स हैं वो यही हैं। देखिए, अमेरिका और रूस का तनाव तो खैर सबको पता है, लेकिन चीन ताइवान, नॉर्थ और साउथ कोरिया और ईरान इजराइल, इनके बीच के हालात भी ना बहुत नाजुक हैं। इनमें से किसी भी एक जगह पर एक छोटी सी चिंगारी भी पूरी दुनिया को आग में झोंक सकती है। चलिए जरा इन सुपर पावर्स की ताकत को समझते हैं। अमेरिका को देखिए, 5000 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स और दुनिया की सबसे एडवांस मिलिट्री। दूसरी तरफ है रूस, जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर जखीरा है, 6000 से भी ज्यादा, और इनकी हाइपरसोनिक मिसाइलें तो हैं ही। और फिर आता है चीन, 20 लाख से ज्यादा की एक्टिव आर्मी और J-20 जैसे मॉडर्न जेट्स के साथ ये एशिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है। और इस पूरी इक्वेशन में नॉर्थ कोरिया एक वाइल्ड कार्ड की तरह है, एक ऐसा खिलाड़ी जिसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। सोचिए, उसके पास हाइड्रोजन बॉम्ब्स हैं और ऐसी मिसाइलें जो सीधे अमेरिका तक पहुंच सकती हैं। ये इस पूरे खेल को और भी ज्यादा खतरनाक बना देता है। अब बात करते हैं उन हथियारों की जो इस जंग को आखिरी जंग बना देंगे। ये कोई बंदूक और टैंकों की लड़ाई नहीं होने वाली है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। सिर्फ एक देश, रूस, और उसके पास है 6000 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स। सिर्फ ये एक आंकड़ा ये बताने के लिए काफी है कि हम किस लेवल की तबाही की बात कर रहे हैं। और हाँ, लड़ाई सिर्फ जमीन, हवा और समंदर में नहीं होगी। अब नए वॉर जोन्स हैं, साइबर अटैक्स, जिनसे पूरे देश के पावर ग्रिड और इंटरनेट को ठप किया जा सकता है। स्पेस वॉरफेयर, जहां कम्युनिकेशन और नेविगेशन के लिए जरूरी सैटेलाइट्स को तबाह किया जा सकता है। और फिर हैं AI ड्रोन्स, मतलब ऐसी मशीनें जो बिना किसी इंसान के ऑर्डर के खुद ही मैदान में लुढ़ने के फैसले लेंगी। अब इतने सारे ग्लोबल इक्वेशंस के बीच भारत कहाँ खड़ा होगा, ये एक बहुत बड़ा और सच कहूँ तो बहुत मुश्किल सवाल है। तो चलिए भारत की इस यूनिक और क्रिटिकल पोजीशन को समझते हैं। भारत की भूमिका क्या होगी? ये सवाल इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का रुख बदल सकता है। सोचिए, एक तरफ रूस है, हमारा पुराना साथी, तो दूसरी तरफ अमेरिका, जिसके साथ हमारे रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं। ऐसे में भारत के लिए कोई भी साइड चुनना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। ये भारत के लिए एक तरह से दोराहे पर खड़े होने जैसा है। अगर रूस और चीन का साथ दिया तो वेस्टर्न देश यानी अमेरिका और नेटो से रिश्ते बिगड़ जाएंगे, और अगर अमेरिका और नेटो का साथ दिया तो हमारे पड़ोसी देश ही हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। मतलब भारत कोई भी कदम उठाए, इस जंग का असर उस पर पड़ना तय है। और भारत का फैसला इतना मैटर क्यों करता है? क्योंकि ये सिर्फ एक देश का फैसला नहीं होगा, ये एक उभरती हुई सुपर पावर का मूव होगा। देखिए, 14 लाख से ज्यादा की हमारी एक्टिव आर्मी, अग्नि और पृथ्वी जैसी न्यूक्लियर केपेबल मिसाइलें, और तो और अरिहंत क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन्स, ये सब मिलकर भारत को एक ऐसी ताकत बनाते हैं जो जिस भी तरफ झुके उस तरफ का पल्ला भारी कर सकती है। और राफेल, सुखोई जैसे मॉडर्न फाइटर जेट्स के साथ भारत अब सिर्फ एक रीजनल पावर नहीं, बल्कि ग्लोबल स्टेज पर एक असली गेम चेंजर है। चलिए अब इस बातचीत के सबसे आखिरी और शायद सबसे डरावने हिस्से की तरफ बढ़ते हैं।
अगर ये जंग हो गई तो उसके बाद की दुनिया आखिर दिखेगी कैसी? साइंटिस्ट्स एक थियरी की बात करते हैं, न्यूक्लियर विंटर। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि न्यूक्लियर धमाकों से इतनी धूल और धुआं उठेगा कि पूरा आसमान ढक जाएगा, सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंच ही नहीं पाएगी। ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी बड़े ज्वालामुखी के फटने के बाद होता है, पर उससे हजारों गुना ज्यादा भयानक। पूरी दुनिया का टेम्परेचर अचानक से गिर जाएगा और नतीजा, सारी की सारी फसलें तबाह हो जाएंगी। और सबसे चौंकाने वाली बात जानते हैं क्या है? पूरी दुनिया में न्यूक्लियर विंटर लाने के लिए सिर्फ 100 न्यूक्लियर बम काफी हैं। सिर्फ 100, जबकि दुनिया में ऐसे हजारों बम बने रखे हैं। अगर इस तबाही की टाइमलाइन देखें तो वो कुछ ऐसी होगी। पहले कुछ महीनों में दुनिया के बड़े बड़े शहर राख बन चुके होंगे। पहले साल के अंदर अंदर न्यूक्लियर विंटर शुरू हो जाएगा, तापमान गिरेगा, फसलें खत्म और भूख से मौतें होंगी। और पहले 10 साल में रेडिएशन पूरी धरती को जहरीला बना देगा, इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों, सबका एक साथ खात्मा। यूनाइटेड नेशंस का एक अनुमान है, और ये बहुत डरावना है, कि अगर एक फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर हुआ तो कुछ ही महीनों में दुनिया की आधी आबादी खत्म हो जाएगी। आधी! ये आंकड़ा ही रोंगटे खड़े कर देता है। और जो बचेंगे उनका जीना शायद मरने से भी बदतर होगा। हमारी पूरी सिविलाइजेशन ढह जाएगी, और जो दुनिया बचेगी उसमें सिर्फ भूखमरी, रेडिएशन से होने वाली बीमारियां और जहरीले रिसोर्सेज होंगे। पहले और दूसरे वर्ल्ड वॉर में लाखों जाने गईं, लेकिन वो फिर भी खत्म हो गए। पर तीसरा विश्व युद्ध, ये पूरी इंसानियत को ही खत्म कर सकता है। ये सिर्फ देशों के बीच की लड़ाई नहीं होगी, शायद ये हम इंसानों की सबसे बड़ी और आखिरी गलती होगी।